इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से आया है। इसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बरवक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई गई, इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। इन नशस्तों को दीगर जमातों को देने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ PTI के रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा है कि बानी PTI कोई समझौते नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर गया। आइन की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और सिविल बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा करेंगे। हमें हमारा हक नहीं मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं कर सकता। हम एक नई जुर्रत के साथ तहरीक चलाएंगे ताकि आइंदा धांधली ना हो। असद कैसर ने कौमी असम्बली में इन ख्यालात का इजहार किया है, मगर PTI कौमी असम्बली से बाहर भी इसी बयानिए के तहत तहरीक चलाने की तैयारियों में मसरूफ है। जबकि दूसरी तरफ ये मामूली बात नहीं कि PTI के रहनुमा अपने बदतरीन मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान से मुसलसल राब्तों में हैं। उनके घर जाकर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इसी तरह कल तक भरे जलसों में महमूद खान अचकजई का मजाक उड़ाने, उन्हें गैर मुल्की एजेंट करार देने वाली PTI अब उसी पश्तून कौम परस्त रहनुमा को अपने सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने ला रही है। इससे साबित हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपने सियासी खौल से बाहर निकलकर ऐसी सियासी जमातों से इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भरपूर सियासी वजूद रखती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सियासी वजूद से KP के बलोचिस्तान और अब अंदरून सिंध में कौन इनकार कर सकता है। ये मौलाना फजलुर रहमान ही थे जिन्होंने अक्टूबर 2019 में आज़ादी मार्च के नाम से उस वक्त इमरान हुकूमत को चैलेंज किया जब इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत के साथ उस हुकूमत को सपोर्ट फराहम कर रही थी। इसी तरह महमूद खान अचकजई की जमात पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी भी बलोचिस्तान के पश्तून इलाकों में अपना भरपूर वजूद रखती है। अपने वालिद अब्दुस समद अचकजई की तरह महमूद खान अचकजई की सियासत को भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट तस्वुर किया जाता है। अगर PTI की बात की जाए तो PTI ने 2014 में अपने सियासी कज़न ताहिरुल कादरी के साथ जो धरने और मार्च किए तो उसे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी हासिल थी, मगर अप्रैल 2022 के बाद PTI ने जलसे, जुलूसों और मार्च से साबित किया कि वो किसी मदद के बगैर भी एहतजाजी सियासत करने की सकत रखती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर PTI के साथ JUI और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी तो ये कितनी मौसर रहेगी और इससे बढ़कर इस तहरीक का अंजाम क्या होगा। यहाँ ये हकीकत भी हमारे सामने रहे कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ी एहतजाजी तहरीक उसी वक्त कामयाब होती है जब उसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद मिले। तो अब से कुछ देर पहले जो हमारे सामने एक नया मामला आया, कहा जा सकता है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 23 नशस्तें अब नहीं मिलेंगी और दूसरी जमातों को मिलेंगी, और सेनेटर अली जफर सेनेट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि सदर और सेनेट का इंतखाब मुलतवी किया जाए जब तक ये फैसला नहीं होता। तो इस पर बात करेंगे कि क्या जिस तहरीक का ऐलान कर रहे हैं ये मामला उस तहरीक में फ्यूल ऐड तो नहीं करेंगे। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और जैगम खान। आप सबके लिए सवाल। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका, सबको इकट्ठा करेंगे, नई जुर्रत के साथ तहरीक चलाएंगे। असद कैसर, क्या PTI, जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी मौसर एहतजाजी तहरीक चला पाएंगे? हसन निसार साहब, पार्लियामान में तो मुफाहिमत की आवाज़ें भी आई, मगर जब इस तरह के मामलात होंगे तो आप समझते हैं कि ये एक तरह से पेट्रोल डालने वाला काम होगा उन सियासी मामलात पे जहां मुफाहिमत हो रही है, तो तहरीक को भी फ्यूल मिलेगा? पहली बात तो यह है कि आपने जो मुफाहमत की बात की है पार्लियामेंट में, वो तो बेहुदा, बहुत घटिया, इट लैक्ड अ लॉट ऑफ ग्रेस, थी नहीं ग्रेस। मुफाहमत की बात करने के फौरन बाद क्या किया है उन्होंने? उमर अय्यूब की तकरीर सुने बगैर चले गए। इससे देखो कि इन लोगों के अंदर किस किस्म के तजादात हैं। वही अपनी कई बात निभा लो, बैठे रहो और आधा घंटा तू कड़ी तोप जलानी जाके, नहीं चले गए। ये क्या है? ये अफ़आल और अक़वाल के दरमियान इतना भयानक बदबूदार तजाद। आगे चलें। असद कैसर ने ठीक कहा, और इसलिए कहा कि तारीख ये बताती है कि डर की उम्र लंबी नहीं होती। अक्सर औक़ात तो ये भरी जवानी में अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये हमारा पड़ोस है ईरान, शाह ईरान। मैंने बाद में भी देखा, मैंने पहले भी देखा हुआ था। खैर, रह गई एहतजाजी तहरीक तो चला पाएंगे। ये चल रही है, ये हल्के सुरों में जारी है। मौसीकी में एक लफ्ज़ है अलाप। शुरू करने से पहले ना गायक जो है वो हल्के हल्के सुरों में, उसे अलाप कहते हैं। तो अलाप तो शुरू है,
मैं अभी एक तकरीब से, शादी की तकरीब से वापस आया हूँ। वहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन्स मेरा ख्याल है बेशुमार तादाद में थे, सेटल्ड हैं वहाँ। तकरीब इसी तरह की थी। तो जो मैंने वहाँ से सुना, जो यहाँ से मैं सुनता हूँ, अलाप शुरू है। कव्वाली का इंतज़ार फरमाएं। और जो कुछ मुझे होता दिखाई दे रहा है, जो आपने बाकी बेशुमार जो फैक्टर्स होंगे उनमें माशाल्लाह चश्मे बद्दूर नज़र ना लगे, इलेक्शन कमीशन का ये ताज़ा तरीन हकीमाना फैसला भी शामिल है। और कव्वाली ऐसी होगी कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान मरहूम की सब कव्वालियाँ लोगों को भूल जाएंगी। हसन निसार साहब, इस कव्वाली में जो हमनवा हैं वो ये जो 2 जमातों के तो नाम मैंने लिए, और भी जमातें शामिल हो सकती हैं, जो अगर ये शामिल होंगी तो क्या मजबूत हमनवा बनेंगी या कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज करके फिर इनको अकेला छोड़ जाएंगी? आप सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पार्टियां वाटियां देख रहे हो, नहीं। पार्टियों से अलहदा अबव लोग नफरत में यहाँ तक आ चुके हैं। एक होती है ना सिचुएशन, आती है जिंदगी में, डू और डाई, या मर जाओ या मार दो। ये यहाँ तक आ चुका है। मेरे घर में थोड़ी एक्सटेंशन हो रही है, तो लॉट ऑफ लेबर इज ऑल। मैं सुनता हूँ उनकी बातें, तो वो तो कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे होते जो वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। हत्ता कि अल्लाह माफ़ करे इस मुल्क के बारे में, यार इस जहन्नुम चो, ये बात छोड़ें आप। तो ये अवाम का खाता होगा। ठीक हो गया। कौन लीड करता है, कैसे होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, पीटीआई अब तक हमने जितनी सियासत देखी सोलो फ्लाइट करते रहे, और वो कहते भी रहे इस बात को कि हम अवामी सियासत करते हैं, हम पावर शेयरिंग की सियासत, ये भी हालिया जो उनके बयानात रहे लीडरशिप के वो सामने आए। कल तक उनकी सोलो फ्लाइट थी, मगर अब वो सियासी क़ुव्वतों के साथ अगर मैदान में आते हैं तो आपके ख्याल में कौन इस पर गालिब रहेगा? जो पीटीआई का जुनून है या मौलाना रचकज़ई की जो मंझी हुई सियासत है? आपको लगता है ये कोई मौसर तहरीक की तरफ बढ़ सकेंगे, बढ़ पाएंगे? नहीं, अगर तो आप या हम ये समझ रहे हैं कि इन 2 पार्टीज के इकट्ठा हो जाने से कोई तहरीक जन्म लेगी, तो ऐसी तो हरगिज कोई चीज नहीं मुझे नजर आती। यानी ये 2 पार्टियां उसमें फैक्टर हरगिज नहीं हो सकती। क्या इन पार्टियों के अलावा कोई ऐसे मामलात इस तरीके से बन रहे हैं जिसमें एक तहरीक की पॉसिबिलिटी बन रही है? उसका जिक्र हसन साहब ने किया। लेकिन मैं एक हल्की सी माजरत के साथ हसन साहब से, क्योंकि वो उनका बड़ा क्लियर व्यू है इसके बारे में और शायद वही सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ चीजें खटकती हैं इस सारी प्रोसेस में। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीटीआई एज अ पार्टी बिल्कुल ही एक अकेली पार्टी रह गई है। वो पीएनए टाइप मूवमेंट इसके अंदर बनती नजर नहीं आती। यानी ज्यादा पार्टियां, मिसाल के तौर पर फजलुर रहमान साहब को आज अगर इशारा हो जाए कहीं से और ये कहा जाए कि अच्छा आप फलानी जगह पे हिस्सेदार बन जाएं, मेरा ख्याल है फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी जेयूआई तो उधर ही न्यूट्रलाइज हो जाती है। अच्छा, बाकी जिनका नाम आपने लिया वो भले इस वक्त तकरीर उन्होंने बड़ी अच्छी की, लेकिन मुझे उनके अंदर पार्टी के तौर पे एज अ पोलिटिकल प्रोसेस को इतनी बड़ी जान नजर नहीं आती, क्योंकि उनके मुकाबिल भी बड़े मजबूत लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हों या नेशनल लेवल पे हों। इसलिए वो भी मुझे कोई इतनी बड़ी आवाज नजर नहीं आती। बस उनका अपना जो रोल है सियासत में, वो बेशक उसकी हम जरूर हमेशा दाद देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक आदमी जो है वो इतना बड़ा फर्क डाल सकता है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, देखिए पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। जिस किस्म का तजर्बा पीटीआई ने के थ्रू पीटीआई जिसमें से गुजरी है, इलेक्शन से पहले साल 1.5 साल, उसके बाद फिर अभी और फिर इलेक्शन, उसके बावजूद लोगों का निकल के आना और इस तादाद में और इस तरीके से वोट देना और उस खौफ का एलिमेंट जो था उसके बावजूद निकल के वोट देना, ये एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली थी। मसला कहाँ आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि पीटीआई के अंदर या हमारी सियासी कुव्वतों के अंदर इस वक्त ये जो कि ऑपोजिट है इनके, उनके अंदर तो खौफतारी है उसका, लेकिन जो पीटीआई वाले हैं इनमें से कोई ये नहीं समझ पा रहा कि अब ये जो एकदम से ताकत उभरी है लोगों की, वोटों की, जिन्होंने हमें एनेबल कर दिया है कि हमारी आवाज को सुना जाए और जरूरी हमारी जगह बना, इसको अब आगे कैसे लेके चलना है? अच्छा, अगर तहरीक में जाते हैं और तहरीक से मुराद हमारी ये होती है एहतजाज और तोड़ फोड़, हर आगे पीछे सड़कें ब्लॉक कर दो, धरने दे दो, ये कर दो, पहली बात उस किस्म की लीडरशिप फिलहाल पीटीआई के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती जो कि एक नुक्ते पे सबको इकट्ठा कर ले।
वो जो पीटीआई की लीडरशिप है वो इस वक्त बदकिस्मती से जेल में मौजूद है। दूसरी बात, जिस किस्म की कुव्वतें आ रहा हैं पीटीआई के खिलाफ, उनकी नौयत ऐसी है, और इस किस्म का 9 मई का तजर्बा था कि उसके बाद सिवाय एक टकराव की कैफियत पैदा होने के और कुछ भी नहीं आ सकता। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे पीटीआई भी थोड़ी अपनी अपनी ताकत को कंट्रोल में रखेगी ताकि वो 9 मई वाले हालात दोबारा पैदा ना हो। तीसरी बात, जब ये कोई भी तहरीक चलाई जाती है तो ऐसे वक्त पे चलाई जाती है जबकि उसका जो नुक्ताए इख्तिताम है वो ऐसा होगा जबकि उससे डिजायर्ड जो नतीजा चाहिए वो मिल जाएगा। यानी नतीजा तो ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट फेल हो जाए, ये नतीजा तो ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट नए इलेक्शन अनाउंस कर दे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। अब ये सारे का सारा जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर के शहबाज शरीफ को ये वक्त देना कि वो फेल हो जाए, इसका अपनी हुकूमत का ये थोड़ी देर के लिए चलना ताकि ये आपस में सियासी तौर पे ब्रेकअप हो जाए, ना चल सकें आगे, यानी ये तमाम चीजें जब इकट्ठी होकर चलेंगी और एक नुक्ता इंजमात पे पहुंचेंगी तो फिर हम कहेंगे कि उस मौके पे हम पहुंचे जहां पर एक धक्का देने की बात होगी और दीवार गिर जाएगी। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए अभी सफर है, जिस तरीके से कहा गया ये सफर चलेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल चलेगा, लेकिन वाला ही सफर है ना अभी। क्या इनमें वो काबिलियत है कि इस वोटर बेस को इस्तेमाल कर सकें जो उनके हक में निकला है? मुझे फिलहाल वो एक मिसिंग लिंक नजर आता है कि यार लोग उठ तो आए लेकिन इनको अब इस्तेमाल हम कैसे करें इस ताकत। ठीक है जी, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, मगर ये भी देखना है कि सफर उर्दू का रहेगा या इंग्लिश का भी।